नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है और ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए और आपके लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव और साथ ही कुछ अहम नतीजे बाजार की चाल को तय करेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले देखते हैं आज के अहम ट्रिगर जिस पर नजर रहेगी भारतीय बाजारों की। एग्जिट पोल्स आए हैं और एग्जिट पोल्स में कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं। बाजार इसे कैसे लेगा देखना होगा। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के संकेत एग्जिट पोल्स में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर देखें ग्लोबल संकेतों को तो ये मिले जुले हैं। एसजी 50 सुस्त है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा है। आईआईपी के आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद और 5 महीने के निचले स्तर पर आईआईपी ग्रोथ पहुंच गई है 4.4% के स्तर पर। और दीना बैंक ही नहीं, तमाम सरकारी बैंक फोकस में रहेंगे और दीना बैंक पर आरबीआई ने नए लोन पर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा कैनरा बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक के नंबर्स खराब आए हैं तो उस पर भी नजर रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इन तमाम संकेतों से ही और सबसे पहले एक बार एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं और उसके बाद विदेशी बाजारों का कारोबार समझेंगे। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 5 अंक नीचे है 10,817 के लेवल्स पर। यूएस में कारोबार कैसा हुआ है शुक्रवार को और साथ ही आज तमाम एशियाई बाजार कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। मेरे सहयोगी संदीप मौजूद है। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए आज मिले जुले संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी सुस्त शुरुआत है इंडियन मार्केट की हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। ग्लोबल के अलावा डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं, जैसे आप कह भी रही हैं एग्जिट पोल है, आईआईपी है, उसका रिएक्शन भी आज मार्केट्स में आता हुआ दिखेगा। लेकिन आज एशियन मार्केट की शुरुआत देखें तो शुरुआत सुस्त हुई थी, लेकिन अब देखिए ज़्यादातर जो मार्केट्स खुले हैं उसमें पॉजिटिव कारोबार देखने को मिला है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। शुक्रवार को अगर आप यूएस के मार्केट्स की क्लोजिंग की बात करें तो वो काफ़ी मिक्स्ड हुई थी। अच्छी बात यह थी कि डाउ जोन्स लगातार 7वें दिन चढ़कर करीब 91 पॉइंट के गेंस लेके बंद होता हुआ दिखा था और यूरोपियन मार्केट्स भी मिक्स बंद हुए थे, लेकिन बायस वहां पे भी पॉजिटिव था। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर आप डेवलप मार्केट की बात करें, इसमें यूएस और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो बायस वहां पे पॉजिटिव था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि मिक्स रुझान ही कहना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तर से थोड़े से हल्के होकर मार्केट्स बंद होते हुए दिखे थे। एक और पॉजिटिव अगर आप देखना चाहें इंडियन मार्केट के लिहाज से तो वो ये है कि शुक्रवार को जो क्रूड की कीमतें थी वहां पे करीब 1% के आसपास की कमी देखने को मिली। 3.5 साल की ऊंचाई से कच्चा तेल फिसलता हुआ दिखा है और इनफैक्ट अगर आप देखें ब्रेंट क्रूड में अब जो $77 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं और WTI क्रूड $71 के जो लेवल्स हैं उसके नीचे फिसलता हुआ दिखा है। तो ये जरूर एक भारतीय बाजारों के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो संकेत काफी मिले जुले हैं। पॉजिटिव्स यही हैं कि एक तो क्रूड गिरा है, उसके साथ साथ डाउ लगातार 7वें दिन चढ़ के बंद हुआ है और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वहां पे कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ज्यादातर मार्केट में अगर आप देखें बायस पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर एशियाई बाजार जो है वो मिले जुले हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई कमजोरी नहीं है, अगर तेजी भी नहीं है तो। यूएस मार्केट जैसे कि संदीप ने समझाया भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं वो इतने खराब नहीं है या फिर परेशान करने वाले नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हैं क्यूज हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या रही है पिछले सत्र में वो देख लेते हैं। एफआईज ने कैश मार्केट में 325 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस की ओर से अच्छी खासी बाइंग हुई है और 1163 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है। एफआईज ने एफएनओ में 651 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट संकेत होगा वो होगा एग्जिट पोल जो आए हैं और उन एग्जिट पोल के मद्देनजर मार्केट आज कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। इनफैक्ट इसी पर बातचीत भी कर लेते हैं, हर रोज की तरह रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम अपने मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का व्यू लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी पर स्ट्रैटेजी क्या रखें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पोलिंग हुई, पोलिंग के बाद जो एग्जिट पोल्स में स्थिति दिख रही है कि त्रिशंकु असेंबली हो सकती है, अगर ऐसा कुछ आउटकम कल निकल कर आया तो क्या रिएक्शन मार्केट्स पर हो सकता है? आज कैसा बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग दीपाली। पहली बात तो ये कि जब बाजार शुक्रवार को बंद हुए तो शुक्रवार को बाजार ये मानकर चल रहे थे जिस तरह की क्लोजिंग हुई कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बननी, ये बाजार मानकर चल रहा है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके मुताबिक ये दिख रहा है, जो सारे एग्जिट पोल मिलाकर देखे तो लगभग 100 के आसपास बीजेपी की सीट बनती है, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है और वो शायद जेडीएस की मदद लेके सरकार बना ले। तो बाजार को यही चाहिए कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, लेकिन क्या इस एग्जिट पोल में ये साफ है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी? शायद नहीं। तो एक तरफ जहां सरकार बनने का कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ एकदम से सरकार बनेगी ये बात साफ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो कुछ भी एक्शन होगा बाजार में वो कल होना है। और आज इस लिहाज से दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं एग्जिट पोल के नतीजों को, कुछ पॉजिटिव साइड पर तो कुछ नेगेटिव साइड पर। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि बाजार का बहुत सधा हुआ मिला जुला रिएक्शन रहेगा और ये रहेगा
कि हम कल ही देखेंगे कि करना क्या है, क्योंकि संभावना पूरी है कि बीजेपी सरकार बनाए, लेकिन एकदम साफ तौर पर भी वो नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है और बहुत ही उत्साहित होने की जरूरत नहीं। शायद वो गुजरात के चुनाव के वक्त कल जिस तरह से उस समय जो एक्शन देखने को मिला शुरुआती नतीजों के वक्त, शायद कल भी बाजार में उसी तरह का एक्शन देखने को मिले। जहाँ तक आज का सवाल है, मुझे लगता है कि बाजार इस पर सदा हुआ रिएक्शन देगा, न बड़ी तेजी बनेगी न बड़ी मंदी बनेगी। जैसा बाजार उम्मीद कर रहा था, कमोवेश एग्जिट पोल के नतीजे उसी के मुताबिक है। वो दायरा आज के लिए क्या रहेगा और उस दायरे में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है इंडेक्स पर? जी हाँ, 10,750 एक सपोर्ट के तौर पर नजर आ रहा है और अगर किसी वजह से कमजोर शुरुआत हो तो वो खरीदारी का मौका बन सकता है। लेकिन ये याद रहे कि चूंकि कल नतीजे आएंगे तो जो कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स है वो आज ही अपनी पोजीशन को खत्म करें। ऊपरी स्तर पर 10,850 ये टारगेट हो सकता है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया, लेकिन वीकेंड पर जो सरकारी बैंकों के नतीजे हैं इसके बाद एक खराब आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो देना ले लें, कैनरा ले लें, रिलायंस नेवल की खबर भी बहुत अच्छी नहीं है बैंकिंग शेयरों के लिए। तो बैंक निफ्टी में दो टुकड़े होंगे, एक सरकारी बैंकों का और एक प्राइवेट बैंक का। तो प्राइवेट बैंक तो मजबूत बने रहेंगे लेकिन सरकारी बैंक थोड़ा दबाव बना सकते। तो ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी की एक अहम लेवल के नजदीक पहुंच रहा है, वो है 26,500, जहां पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो मेरा मानना है 26,200 26,500 ये बैंक निफ्टी की रेंज रह सकती है और इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे। तो आज मुझे लगता है थोड़ा सदा वाला कारोबार रहेगा, लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा रहेंगे और शायद सीमित दायरे में दोनों तरफ आपको ट्रेड करने के मौके मिले। दूसरा एक और ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद किसी भी वक्त आपके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ने की खबरें आ सकती है। तो ये एक सेक्टर है, साथ ही कच्चा तेल स्थिर है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, शुक्रिया अनिल जी व्यू देने के लिए। तो ट्रेडिंग रेंज जो मार्केट की आज रहेगी वो आपको बताई गई है। निफ्टी 10,725 से 10,850 के बीच ट्रेड कर सकता है और बैंक निफ्टी 26,200 से 26,500, यानी दोनों तरफ के पोजीशंस बनाने का आपको मौका मिलेगा। नीचे मिले तो आप खरीद सकते हैं, ऊपर जाए तो आप बेच सकते हैं। दोनों इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी रहेगी और स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक या फिर अगर बात करें सेक्टर्स की तो वो बिल्कुल क्लियर है। प्राइवेट बैंक्स में एक्शन दिख सकता है, सरकारी बैंक थोड़े से सॉफ्ट रह सकते हैं। ऑयल एंड गैस यहां पर आप ध्यान दीजिए आज के सत्र में। एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हफ्ते रिजल्ट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एफएमसीजी के लिए। आज एचयूएल के नंबर्स आने और इस हफ्ते आईटीसी भी अपने नतीजे पेश करेगा। नतीजों की बात हुई है तो आज जो अहम नतीजे रहेंगे उसमें एचयूएल है निफ्टी से, और अगर मिड कैप की बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट, बॉम्बे डाइंग, ब्लू स्टार, ये कुछ और शेयर्स रहेंगे जहां पर ध्यान रहेगा। मेरी सहयोगी पूजा मौजूद भी है इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, उनके पास चलते हैं। पूजा, जो आज नंबर्स आएंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो नतीजे आए हैं ओ वीकेंड या फिर बाजार बंद होने के बाद, उसमें ओबीसी, दीना, यूको, इलाहाबाद बैंक ये काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। एग्जैक्टली बताइए क्या की आउटकम्स रहे इन सरकारी बैंकों के? जी, ओवर द वीकेंड सरकारी बैंकों के नतीजे आए हैं और ये बैंक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि जितने भी बैंकों के नतीजे आए हैं सभी में कमजोरी देखने को मिली है। ओबीसी के नंबर्स के ऊपर अगर बात करें तो ग्रॉस एनपीए अब 16% से बढ़कर 17% हो चुका है। घाटा भी कंपनी का बढ़ा है और नेट एनपीए में भी बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा देना बैंक के नंबर्स आए हैं, यहाँ पर भी नतीजे काफी ज्यादा कमजोर थे। कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो अब 22% पे पहुंच चुका है और नेट एनपीए भी 10% के ऊपर निकल चुका है और यहाँ पर भी बैंक ने घाटा ही पोस्ट किया है। इलाहाबाद बैंक के भी नतीजे कुछ इसी तरीके के हैं, कमजोर नंबर्स आए हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के आंकड़े दोनों ही कमजोर थे। इसके बाद और जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है वो 16% के पास अब पहुंच चुका है। कैनरा बैंक कंपनी मुनाफे में थी पिछले साल, लेकिन अब मुनाफे से घाटे में आई है और इस बार कंपनी ने करीब 4,800 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है इस क्वार्टर और ग्रॉस एनपीए भी बढ़ चुका है। 12% के आसपास ग्रॉस एनपीए के फिगर्स आए हैं। नेट एनपीए भी अब 8% के पास पहुंच चुका है। यूको बैंक के नंबर्स भी आए और यहाँ पर तो हालात और भी ज्यादा खराब है। घाटा भी बढ़ चुका है। घाटा करीब 580 करोड़ से बढ़कर कंपनी ने जो घाटा इस बार पोस्ट किया है वो 2,000 करोड़ का पोस्ट किया है और ग्रॉस एनपीए अब 25% के पास पहुंच चुके हैं। तो जितने भी बैंकों के नतीजे आए, सरकारी बैंकों के नतीजे कंसर्न बने हुए हैं। और इसमें एक और खबर जो आई है देना बैंक के ऊपर ही कि आरबीआई ने अब बैंकों को कर्मचारियों के भर्ती पर रोक लगा दिया, फ्रेश लेंडिंग पर भी रोक लगा दी है। ये रोक क्यों लगी है पूजा? 31 मई 2017 को बैंक पर पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बैंक को ले लिया गया था, देना बैंक को, और ये बताया गया था कि अगर कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो इस बैंक को आगे मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। एनपीए बढ़े हुए ही रहे, 15% के ऊपर ही हैं। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स जो थे
वो भी एक क्राइटेरिया था बैंक का जिसको कि आरबीआई ने निर्धारित किया था, वो भी पिछले 4 साल से नेगेटिव में है। और इसके अलावा कंपनी के पूंजी के हालात भी काफ़ी ज़्यादा खराब है, कोई सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, जिसके चलते देना बैंक पर अब पाबंदी भी लागू कर दी गई है। और इसके बाद माना जा रहा है कि यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक जो पहले ही आरबीआई के रडार पर थे, उन पर भी पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया गया था। अब उन पर भी इस तरह की पाबंदी लागू हो सकती है। अगर इसके बाद भी कुछ सुधार नहीं होता है तो एक और ऑप्शन है कि ये टेक ओवर कैटेगरी में जा सकते हैं और इनका मर्जर भी हो सकता है इन बैंकों का। और कौन से बैंक है पूजा जिन पर ये सिमिलर एक्शन हो सकता है? जी, इसके अलावा देना बैंक के अलावा यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक और आईडीबीआई बैंक के ऊपर ये एक्शन लिया जा चुका था पीसीए का। इन सब बैंकों पर इस तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है। और इसके अलावा ओबीसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके भी नतीजे काफी ज्यादा कमजोर आए हैं, तो इन पर भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यानी आज जो छोटे सरकारी बैंक है वहां पर थोड़ा सा कॉशियस आप रहिए। देना बैंक ही नहीं, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तमाम स्टॉक्स पर इस खबर का इम्पैक्ट, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें इन स्टॉक्स में अगर पोजीशंस आपने किसी भी तरीके की बनाई हुई हैं। लेकिन एचयूएल ये एक बड़ा नतीजा है जो कि आज जारी होगा। हालांकि पिछली तिमाही में जोरदार परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की थी और अगर इस तिमाही की बात करें तो अनुमान है कि 12% कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है, 1330 करोड़ आ सकता है। सेल्स भी डिसेंट रह सकती है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिसेंट रहने की एक्सपेक्टेशंस है। 10 से 12% ग्रोथ वहां भी एक्सपेक्ट की जा रही है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो 8% की ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर सकती है। एबिटा मार्जिन फ्रंट पर भी डिसेंट नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। तो एचयूएल पर नजर रहेगी। आज के सत्र में अगर मार्जिन्स की बात करें तो अच्छे मार्जिन्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। 18.5% से बढ़कर ये 21.5% के दायरे में आ सकते हैं। और अब तक जो एफएमसीजी स्पेस के नतीजे आए भी हैं वो या तो अनुमान के मुताबिक या फिर अनुमान से बेहतर की तरफ ही आए हैं और इसीलिए एक्शन में दिख सकता है आज एचयूएल। नतीजों से पहले आप देखिए अच्छी बढ़त लेकर ये बंद हुआ था दिन के ऊपरी स्तरों पर 1500 के ऊपर। लेकिन रिजल्ट्स के अलावा कौन से वो शेयर्स है जहां पर आज खबरें हैं वो जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए। गुड मॉर्निंग। और पहली खबर है रिलायंस नेवल पे। देखिए खबर बड़ी है, इंपैक्ट पड़ेगा रिलायंस नेवल पे भी और बैंकिंग सेक्टर पे भी। विजया बैंक और यूनियन बैंक ने रिलायंस नेवल को एनपीए घोषित कर दिया है। ये बता दें आपको कि कुल एक्सपोजर जो है बैंकों का रिलायंस नेवल पे लगभग 9000 करोड़ का है और सबसे बड़ा एक्सपोजर है आईडीबीआई बैंक का। तो कहीं ना कहीं विजया, यूनियन, आईडीबीआई और रिलायंस नेवल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज इंपैक्ट हो सकते हैं इस खबर से। इसके अलावा फेडरल बैंक एक और बैंक है जिसपे खबर ये है कि फेडरल फाइनेंस, फेडफिना इनकी एक सब्सिडरी है, उसमें 26% हिस्सेदारी ये ट्रू नॉर्थ को बेचेंगे। तो एक अच्छी खबर है फेडरल बैंक के लिए, नजर रखी जा सकती है। सीमेंट स्टॉक्स फोकस में है। यहां से सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है कि पेटकोक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। बता दें कि पेटकोक इनका एक रॉ मटेरियल होता है, एक मेजर रॉ मटेरियल होता है और अगर इस पर प्रतिबंध लगता है तो सीमेंट कंपनियों को झटका लगेगा। सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के तौर पर प्रतिबंध लगाने की योजना है पेटकोक को। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव हो सकता है सीमेंट स्टॉक्स के लिए। और एक स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा। खबर यहां पर यह है कि इनकी सब्सिडरी ने 2 एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो है उनको रिकॉल किया है। कुल मिलाकर 15 लाख इंजेक्शन जो हैं वो बाजार से, अमेरिकन मार्केट से रिकॉल किए गए हैं। तो ऑरबिंदो फार्मा के लिए एक नेगेटिव खबर है। ठीक है, तो ऑरबिंदो फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है लेकिन फोकस में रहेगा ये स्टॉक आज के सत्र में भी। शुक्रिया रजत आपका ये खबरें बताने के लिए। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आज की शुरुआत से पहले एशियाई बाजार मिले जुले हैं। एसएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हल्का सा नेगेटिव बायस है, 4 अंक नीचे 10,818 के लेवल्स पर है। करना आज आपको क्या है, किन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पर एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक्स क्या हैं आज के लिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होंगे? गुड मॉर्निंग। हमें लग रहा है कि मार्केट में ओवरऑल तेजी बनी रहेगी। हो सकता है यहाँ से मार्केट 10,850, 880 तक चले जाए, इसलिए दोनों स्टॉक बाई की तरफ ही चुने हैं। पहला स्टॉक हो रहा है एस्कॉर्ट्स में कल का सेशन में देखे तो एक फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। इस स्टॉक में करंट लेवल से लॉन्ग करें, नीचे में 930 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 975 का स्टॉप टारगेट रखें। सेकंड स्टॉक का इंफोसिस लगा, इंफोसिस का भी चार्ट देखे तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस स्टॉक को भी करंट लेवल से लॉन्ग करें, 1164 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1205 का टारगेट रखें। ठीक है, दूसरा स्टॉक आपका इंफोसिस होगा तो 1164 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1205 का टारगेट।
ठीक है, शुक्रिया अरुण आपका। तो इन्फोसिस में तेजी करने की सलाह है 1205 के टारगेट के लिए, 1164 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक इन्होंने रेकमेंड किया है वो है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पर पोजीशंस आप तेजी की बना सकते हैं। 975 का लक्ष्य आपको रखना है, 930 का स्टॉप लॉस आज के लिए रहेगा। कुछ और हाउसेस की ओर से आज ट्रेडिंग पिक्स आई हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। और IDBI कैपिटल ने पिक किया है HSIL को, बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 393 का टारगेट, 379.9 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरी रिकमेंडेशन IDBI कैपिटल की ओर से है कोलगेट, 1140 का लक्ष्य, 1095 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए स्टॉक में। साथ ही चॉइस ब्रोकिंग ने बेट करने की सलाह दे रहा है ओबेरॉय रियल्टी पर, 420 के लक्ष्य रहेंगे ऊपर की तरफ, और 389 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है ओबेरॉय रियल्टी। ये पिक आई है बाय साइड पर चॉइस ब्रोकिंग की ओर से। और साथ ही आप पोजीशंस बना सकते हैं एक्सिस बैंक में। प्राइवेट बैंक्स में वैसे भी एक्शन रह सकता है, थोड़ी देर पहले अनिल जी भी यही बात बोल रहे थे। 580 का आपको टारगेट रखना है, 540 का स्टॉप लॉस खरीदारी की सलाह है एक्सिस बैंक पर। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने पिक किया रिलायंस इंडस्ट्रीज को, 1030 के लक्ष्य रहेंगे आज के लिए, और स्टॉप लॉस आपको 970 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। और ICICI सिक्योरिटीज की एक और रिकमेंडेशन वो है ई क्लर्क सर्विसेज, 1410 के लक्ष्य रहेंगे आज के लिए, और 1348 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अब कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं, और हमारे साथ अमित सजेजा मौजूद है जो कि एनालिस्ट हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। अमित, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चे तेल पर ही बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो थोड़ा सा हल्का हुआ है, आज घरेलू बाजार में कोई ट्रेड लेना हो तो कैसे लें? नमस्कार। देखिए, ब्रॉडली $70 के आसपास WTI में एक अच्छा सपोर्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो गिरावट है इसका अभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह। अपसाइड में MCX पर स्पेसिफिकली 4840 जो है वो एक बार टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज अगर ट्रेड करना हो तो और कौन सी कमोडिटीज हैं जो आप रेकमेंड करेंगे? जी, आई थिंक वीकर देन एक्सपेक्टेड CPI के बाद में हमने गोल्ड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा है। MCX पर भी रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से सपोर्ट है, तो गोल्ड बाइंग की सलाह हो। ठीक है, गोल्ड में रुपए पर क्या आउटलुक रहेगा? रुपया ऊपर की स्तरों पर हमने देखा थोड़ा दबाव में आ रहा है 67.5560 की जोन में, तो स्पेसिफिकली इस जोन में सेल कर सकते हैं डाउनसाइड में, लेकिन हालांकि डाउनसाइड लिमिटेड होगा 67.25 तक के। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ अहम खबरें हैं, और आपको बता दें कि अगर आपका बैंक का कोई काम फंस रहा है तो जल्द ही आप निपटा लीजिए, क्योंकि 30 और 31 मई को सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। कम से कम 10 लाख सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो ये एक अपडेट है आपके लिए, अगर बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका है। और मार्च में IIP की ग्रोथ 4.4% रह गई है, जो बीते 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। IIP को कैपिटल गुड प्रोडक्शन में गिरावट और माइनिंग में सुस्ती से तगड़ा झटका लगा है। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 की बात करें तो IIP ग्रोथ 4.3% रही है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 4.6% रहा था। वहीं मार्च 2017 की बात करें तो उस महीने में भी IIP ग्रोथ 4.4% ही रही थी। तो 5 महीने के निचले स्तर पर IIP ग्रोथ का आंकड़ा रहा है। और गुजरात ने 50,000 कारोबारियों को GST रिटर्न भरने में गड़बड़ी के लिए नोटिस भेजने की तैयारी है। अकेले अहमदाबाद में ही 5,000 कारोबारियों को नोटिस भेजा जा चुका है। दरअसल GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न भरने में भारी मिसमैच सामने आया है, यानी जितना रिटर्न बनता है उससे कम रिटर्न भरा गया है। और अब जान लेते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जो कुछ स्टॉक्स को लेकर आई हैं। संदीप मौजूद हैं, बताइए संदीप कौन से शेयर्स हैं और क्या रिपोर्ट्स हैं? एक तो हेवल्स पे आपको नजर रखनी होगी। हेवल्स के नंबर्स आए थे वीकेंड पे, नंबर अच्छे थे, लेकिन ब्रोकर्स से इतने पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहे हैं। सिटी की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है। टारगेट जरूर 612 से बढ़ाकर अब 614 रुपए किया है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं ऐसा वो बता रहे हैं। IDFC की रिपोर्ट में 590 रुपए के टारगेट प्राइस दिए गए हैं। रेटिंग यहाँ पे भी न्यूट्रल है। उनका कहना है कि सभी सेगमेंट के जो मार्जिन है वो काफी मजबूत थे। लॉयड के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव थे, चौंकाने वाले थे, लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं। और कोटक ने तो इनफैक्ट अपनी जो बिकवाली की सलाह है उसे बरकरार रखा है। 460 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं, 10 रुपए ऊपर करके टारगेट प्राइस दिया है, लेकिन इनकी रिपोर्ट में भी यही है
कि नतीजे आउटलुक दोनों बेहतर थे, लेकिन शेयर सस्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए नंबर अच्छे हैं, लेकिन ब्रोकर्स इस पे पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन शेयर के महंगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सिटी पर एक सिटी की रिपोर्ट आई है M&M के ऊपर। उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 1010 रुपए किया है। पहले 850 रुपए का टारगेट प्राइस था। उन्होंने इनफैक्ट FY18 से FY20 के जो एस्टिमेट्स है उनको भी ऊपर की ओर रिवाइज किया है और खरीदारी की सलाह इसके ऊपर बरकरार रखी है। आखिर में लॉरस लैब्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है सिटी की। उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है, घटाकर 515 रुपए किया है। पहले 550 रुपए था और न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और इसके जो एस्टिमेट्स हैं उनको भी कट किया गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग हाउसेस पर। फटाफट से आपको बता दें, कर्नाटका इलेक्शंस पर भी 2 ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है। एक कोटक की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा एग्जिट पोल से स्थिति दिखा रहे हैं कि कर्नाटका में हंग असेंबली फॉर्म हो सकती है और अगर बीजेपी को विक्ट्री मिली तो ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। नोमुरा ने कहा है कि जो आउटकम आएगा कर्नाटका इलेक्शंस के लिए वो बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट होगा 2019 के चुनावों से पहले। और उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो रूरल फ्रंट पर और ज्यादा इंप्रूव आगे होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है कर्नाटका इलेक्शंस के जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर। ये आज दिन भर का एक्शन हमने आपको बताया। अर्निंग्स के हिसाब से HUL इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। आपको साथ ही नजर रखनी है आज तमाम सरकारी बैंकों पर। नंबर्स खराब आए हैं और ये स्टॉक्स हो सकता है आज के सत्र में कमजोर दिखे। मजबूती की तरफ आज के सत्र में प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं। HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूव हमने देखा था, स्पेशली शुक्रवार को आखिरी के आधे 1 घंटे में। एसजेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर जो कि 6 अंक नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 10,816 के लेवल्स पर। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिन भर के लिए क्या खबरें हैं, क्या मूव रह सकता है, कहां आपको ध्यान देना है, वो सब हमने आपको बताया। लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की जहां आज आपकी कमाई होगी। देखिए दमदार 20 इंट्राडे कॉल्स फास्ट मनी में। नमस्कार।